हम यूनिट 4th, ठीक है, चाइल्डहुड वाली बाल्यावस्था। ये कितने मार्क्स की आपकी? ये है आपकी 8 मार्क्स की यूनिट है, छोटी सी यूनिट है। चाइल्डहुड एज ए मॉडर्न कंस्ट्रक्ट, चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पुअर्टी, ग्लोबलाइजेशन एंड एडल्ट कल्चर। उसके बाद है कॉमन नेशनलिटीज एंड diversity within the notation of childhood and how multiple childhood are construct with particular reference to the Indian context। बस 2 ही पॉइंट इसके अंदर दे रखे हैं। तो सबसे पहला है हमारा आधुनिक निर्माण के रूप में बाल्यावस्था निर्धनता तथा वैश्वीकरण के संदर्भ में बाल्यावस्था, चाइल्डहुड एज द मॉडर्न कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मॉडर्न कंस्ट्रक्ट चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। तो पहले वाला क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था से आपका क्या अभिप्राय है और बाल्यावस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है, इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए और इस काल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चाइल्डहुड क्या होती है हमारी, यानी कि बच्चा जब शिशु होता है, बिल्कुल छोटा होता है, उसके बाद वह जिस अवस्था में प्रवेश करता है उसको हम चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं। हालांकि आज तक इस संसार में कोई भी व्यक्ति, विद्वान, साइकोलॉजी या वैज्ञानिक नहीं हुआ है जो यह बता सके कि आज या इस सप्ताह या फिर इस महीने में कोई बालक शैशव काल से बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा। यानी कि आज तक कोई भी साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने एक्यूरेट टाइम बताया हो कि इस सप्ताह से बच्चा इस सप्ताह में शैशवावस्था से इन्फेंट्री स्टेज से चाइल्डहुड में कन्वर्ट हो रहा है। फिर भी क्या है, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसको 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के मध्य का समय माना है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या 6वें वर्ष में प्रवेश करते ही बालक एकदम से शैशव से निकलकर चाइल्डहुड में आ जाता है, या फिर 12 वर्ष पूर्ण होते ही अगले दिन से वह एडोलसेंस में चला जाता है। तो चाइल्डहुड को प्रकट करने वाली विशेषताएं जैसे हमारी क्या है, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हैं। यानी कि जो भी हमारी चाइल्डहुड है उसको क्या क्या विशेषताएं हैं, चाइल्डहुड का कैसे पता लगेगा हमारा, उसकी करेक्टरिस्टिक्स से, जैसे फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट की ओर ध्यान में रखते हुए हम ये निश्चित करते हैं कि अब बच्चा क्या है, इन्फेंट्री स्टेज से किस स्टेज में चला गया है, चाइल्डहुड में बदल चुका है। तो यह अवस्था बड़ी ही नाजुक होती है। ये क्या है, हमारी परिपक्वता की अवस्था होती है, यानी कि इसे मिथ्या परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी से पहले वाली, ठीक है, पैशुडो मैच्योरिटी इसको बोलते हैं, यानी कि मैच्योरिटी से जस्ट पहले वाली, मतलब ना तो बच्चा अब बिल्कुल छोटा बच्चा है ना ही वह बड़ा हुआ है, बीच वाली स्टेज है बच्चे की। ठीक है, इस अवस्था में बालक अपने इन्वायरमेंट को समझते हुए उसमें एडजस्टमेंट स्थापित करने का प्रयास करता है। अब वह मानसिक रूप से थोड़ा स्तर यानी क्या है, थोड़ा सा गंभीर होना शुरू कर देता है। वह अपनी पहचान को निश्चित करने के लिए जो भी सोशल जो ताना बाना है उसको समझने की, उसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करता है, क्योंकि इस अवस्था में ग्रुप एक्टिविटी का विकास बहुत तेजी से होता है। और इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये देखो भाई क्या बताया है इन्होंने कि जो हमारा जैसे इन्फेंट्री स्टेज खत्म होती है तो चाइल्डहुड वाली एज शुरू हो जाती है। तो इन्होंने ये बोला कि चाइल्डहुड की कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट ने ये हमें फिक्स टाइम नहीं बताया है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का जो समय है उसको हम चाइल्डहुड एज मानते हैं। इसमें बच्चे का क्या, हम कुछ विशेषताओं को देखते हैं, कुछ फीचर्स को देखते हैं कि बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट हो रही है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है और मेंटल डेवलपमेंट हो रही है। इनकी तरफ हम ध्यान देते हैं, तब हमें पता लग रहा है कि बच्चा बड़ा हो रहा है। अब ये ऐसी स्टेज है, बच्चा ना तो पूरी तरह से अब बिल्कुल बच्चा है ना ही वह बड़ा हुआ है। तो ये कैसी स्टेज है उसकी, मिथ्या परिपक्वता यानी कि पैसिडो मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी से पहले वाला समय है, न तो वह पूर्ण रूप से मैच्योर हुआ है और न ही वह बच्चा रहा है। अब उसको क्या है, अपनी पहचान को निश्चित करने के लिए जो सोशल जो ताना बाना है उसको अंडरस्टैंड करने की वह कोशिश करता है, क्योंकि उसको अब क्या है, ग्रुप एक्टिविटीज का
डेवलपमेंट, क्योंकि अब उसको क्या है, समाज में रहकर चीज़ें सीखनी है, समाज के साथ रहकर काम करना सीखना है। तो इसको क्या बोला गया है, गैंग एज के नाम से भी इसको जाना गया है। और ग्रुप एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट इसके अंदर होता है, क्योंकि अब तक तो बच्चा घर पे रहता था, अब बच्चा क्या घर के बाहर बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया, अब उसने अपनी गैंग बनानी शुरू कर दी है। तो यहाँ तक इसका मीनिंग क्लियर है। उसके बाद करेंगे हम इसकी विशेषताएं। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम, क्लियर है। ठीक है। उसके बाद है आपकी इंडिपेंडेंस। पढ़ दो आरती एक बार। ओके मैम। फर्स्ट है स्वतंत्रता। शैशवावस्था में जहाँ हर वह काम जिसे एक बालक स्वयं भी कर सकता है दूसरे पे ज्यादा निर्भर रहता है, परंतु इस अवस्था में बालक ज्यादा से ज्यादा काम स्वयं करना चाहता है। वह हर तरह की स्वतंत्रता चाहता है, जैसे वे शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अनुभव प्राप्त करता है। वह उन अनुभवों के आधार पर समाज में अपने आप को दूसरों से तालमेल बिठाने तथा अपनी पहचान के लिए प्रयास करता है। निसंदेह वह इस अवस्था में अपने आप को दुनिया से जोड़कर देखता है और अपने समस्त कार्यों को खुद ही करना चाहता है। इस अवस्था में माँ बाप पर निर्भर रहना बालक को पसंद नहीं होता। वह उन्हें केवल सामाजिक तथा जीवन से संबंधित जरूरतों की पूर्ति करने वाला ही मानता है। अब देखो भाई, एक तो सबसे पहली विशेषता क्या है, इंडिपेंडेंट। बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। बिल्कुल छोटा था तो हमें नहलाना भी उसको खुद पड़ता था, उसके सारे काम हमें करने पड़ते थे। लेकिन अब थोड़ा मैच्योर हो गया है, थोड़ा बड़ा होने लगा है, तो अब बच्चा चाहता है कि मैं अपने काम सारे खुद करूंगा। ठीक है। अब वह ज़्यादा से काम अपने स्वयं से करना शुरू कर देता है, खुद करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे उसकी फिजिकल, मेंटल और सोशल एक्सपीरियंस होता जाता है, तो वह इन एक्सपीरियंस के साथ एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देता है। और इस अवस्था में वह बाहरी दुनिया के साथ जुड़ता है और अपने सारे समस्त काम, यानी कि अपने सारे के काम अपने स्वयं करता है। तो इस अवस्था में बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड नहीं रहता और ना ही उसको पसंद है कि माँ बाप उसके काम करे। अब बच्चा खुद काम करना शुरू कर देता है। केवल जो सोशल और लाइफ से संबंधित जितनी भी नीड है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही वह माँ बाप के ऊपर डिपेंड है। नहीं तो बच्चा इस एज में, चाइल्डहुड में स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र होकर वह खेलता है। अब पेरेंट्स को उसके साथ नहीं जाना पड़ता। ठीक है। अब बच्चा लगा लो आपका 7-8 साल, 9-10 साल का हो गया, तो बच्चा अपने आप बाहर खुद से खेल के आ सकता है, खुद से अपने सारे काम कर सकता है, खाना खुद खा सकता है, अपना नहा सकता है खुद। ठीक है। तो इसमें बच्चा क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। सेकंड पॉइंट, मैम रीड करें सेकंड पॉइंट। हाँ कर दो। विकास की धीमी विकास की धीमी पर स्थिर गति। जहाँ शिशु काल में विकास की गति तेज तथा गहन होती है, वहीं बाल्यावस्था में वह गति अत्यंत धीमी हो जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह गति रुक जाती है। यहाँ गति बड़ी ही स्थिरतापूर्वक आगे बढ़ती है। विशेष रूप से लड़कों में ये गति लड़कियों की बजाय ज्यादा धीमी होती है। इस अवस्था में बच्चा प्रतिरोधक क्षमता को विशेष रूप से विकसित कर लेता है। अब देखो भाई, इसमें क्या बोला गया है, आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, रुकती नहीं है। ठीक है, लेकिन स्लो हो जाती है। जैसा बच्चा आपको बिल्कुल आपका इन्फेंसरी स्टेज में दिखता है, तो वहां पर जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो बहुत तेज गति से होती है। लेकिन जो आपकी चाइल्डहुड है, इसमें बच्चे की जो ग्रोथ है वो हमें दिखाई नहीं देती, हो रही है लेकिन बहुत स्लो स्लो हो रही है। ठीक है। तो इसमें क्या है, लेकिन लड़कियों और लड़कों की ये जो स्पीड है, ये लड़कियों से भी पीछे रह जाती है। ठीक है। यानी कि इस स्टेज में लड़कियों की तो फिर भी थोड़ा ठीक चलती है ग्रोथ, लेकिन लड़कों की ग्रोथ थोड़ी सी, यानी कि वो हमें बढ़ते ही नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है। तो लेकिन बच्चे की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो यहाँ पर डेवलप होता है चाइल्डहुड स्टेज में। आगे पढ़ो। थर्ड पॉइंट है भावनात्मक स्थिरता तथा नियंत्रण। इस अवस्था में बालक अपनी भावनाओं पर धीरे धीरे नियंत्रण करना सीख जाता है। अब वह भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर होता है। अपने कार्यों में शिशु काल के दौरान जहाँ भावनाओं को मुख्य स्थान देने वाला बालक, वो अपने कार्यों में बुद्धि को महत्व देने लगता है। अब वे अपनी भावनाओं को समाज द्वारा स्थापित तथा स्वीकृत तरीकों से दर्शाता है। अब देखो भाई, इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है बच्चे के अंदर और कंट्रोल करना सीख जाता है। पहले क्या था, बच्चा जब इनफेंसरी स्टेज में था तो बच्चा क्या था, रोता था, चिल्लाता था। ठीक है, हाथ पैर मारता था। अब क्या है, वह थोड़ा स्टेबल हो गया है, उसको अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना थोड़ा थोड़ा उसने सीख लिया है। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या है, वह अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख रहा है। तो इस अवस्था में क्या बताया गया है, अब बच्चा क्या है, रोने पीटने की बजाय अपनी बुद्धि से काम लेना उसने शुरू कर दिया है। तो वह अपनी जितने भी इमोशन है उसको समाज जो सोसाइटी है हमारा, उसके द्वारा स्थापित तरीकों के तरीके उसे
करके दिखाता है। अब तो बच्चे को पता है कि तू रोएगा तो भी तेरे को और 2 थप्पड़ और ऊपर से लगेंगे, तो क्या करता है बच्चा, समझ जाता है कि तू रोया तो तेरे को 2 थप्पड़ और खाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले तो इन्फेंट्री स्टेज थी, बच्चे को मारते तो वे ज़्यादा रोता था। अब बच्चा समझना सीख गया, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख गया है। नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्शवादी दृष्टिकोण। इस अवस्था में बालक संसार की कटु वास्तविकताओं को धीरे धीरे स्वीकार करने लगता है। वह अपने स्वयं के द्वारा रचे गए स्वयं लोक कल्पनाओं तथा परियों की दुनिया से निकलकर संसार की वास्तविकता से परिचित होने का प्रयास करता है। स्वप्न लोक की कल्पनाओं को धीरे धीरे एक शाश्वत वास्तविकतावादी की तरह छोड़ने लगता है। अब क्या है, इसमें रियलिस्टिक एटीट्यूड आ जाता है बच्चे के अंदर। अब क्या है, वो जो सपनों की उसकी दुनिया थी, जो खेल की जो उसने दुनिया बना रखी थी, ठीक है, अब वह उस दुनिया से निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है, और वास्तविकता से परिचित होता है। तो अब बच्चा इमेजिनेशन को धीरे धीरे छोड़ रहा होता है और रियलिस्टिक वर्ल्ड में आना शुरू कर देता है। पहले बच्चे के पास क्या था भाई, इतने सारे टॉयज हैं, उसको वही अपना घर लगता था, वे छोटे छोटे टॉयज जिससे वो अपना किचन बनाता था सब कुछ। लेकिन अब बच्चा बड़ा हो गया, अब उसको पता लग गया कि ये सारी चीजें क्या है, टॉयज हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। तो अब इस स्टेज पे, चाइल्डहुड स्टेज पर आकर बच्चा रियल एटीट्यूड उसके सामने आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शब्द भंडार में वृद्धि। बाल्यावस्था में बालक एक शब्द भंडार बड़ी तेजी से बढ़ता है। उनके शब्द भंडार में कितने ही ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग तो वह करता है, परंतु उनके अर्थ को पूर्ण रूप से समझता नहीं है। अब देखो भाई, वोकेबलरी भी इंक्रीज होती है। नेहा पेज नंबर 59 पे पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर 4 बाल्यावस्था वाला। इंक्रीज इन वोकेबलरी, बच्चों की क्या है भाई, वोकेबलरी भी बढ़ती है, उनका शब्द भंडार बढ़ता है, यानी कि बहुत सारे नए वर्ड को वह सीख जाता है, चाहे भले ही उसको उसका मीनिंग क्लियर ना हो, चाहे मीनिंग नहीं आता हो, लेकिन फिर भी वह उन वर्डों को सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन। इस अवस्था में बालक के सामाजिक व्यवहार में भी बड़ा बदलाव आ जाता है। वह सारा दिन निरुद्देश्य घूमता रहता है। उसे अब समूह में खेलना, बैठना तथा उठना पसंद आता है। वह अपने खिलौने तथा अन्य चीजों को दूसरों से बांटने लगता है। वह अपने समूह के प्रति बड़ा वफादार होता है तथा अपने साथियों के लिए स्वयं को खतरे में डालने से पीछे नहीं हटता। अब देखो भाई, चेंज इन सोशल बिहेवियर, उसके क्या है भाई, सोशल सामाजिक व्यवहार में भी चेंज आता है, ठीक है। वह सारा, पहले तो क्या था, वह अपना उसमें खेलता रहता था, अपने टॉयज के साथ खेलता रहता था, लेकिन अब क्या है, वह थोड़ा सामाजिक हो गया, बाहर बच्चों के साथ खेलना उठना बैठना अब उसको पसंद आने लग गया, क्योंकि इसने बोला है कि ये जो एज है गैंग एज है, तो इस एज में बच्चा अपने फ्रेंड बनाना शुरू कर देता है, अपनी चीज़ों को शेयर करना सीख जाता है, ठीक है, और जिस गैंग के साथ वह रहता है, जो बच्चों की उसने मंडली बनाई है, उसके प्रति वह बहुत वफादार होता है, ठीक है, यानी कि अपने दोस्त के लिए लड़ाई झगड़ा करने तक के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिकता का विकास। बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में बालक में नैतिकता का विकास होने लगता है। उसमें सही तथा गलत के प्रति दृष्टिकोण स्वतः ही पनपने लगता है। वह नैतिक आचरण के विषय में सोचने लगता है और वह सभी कार्य जिन्हें नैतिक रूप से समाज स्वीकार नहीं करता उन्हें करने से बचने लगता है। अब है भाई डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी, यानी कि बच्चे की जो नैतिक विकास है, मोरालिटी है, वो भी डेवलप होती है। अब बच्चे को क्या पता लगने लग गया है, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ये पर्सपेक्टिव भी उसका डेवलप हो गया है। तो वे सभी कार्य जिन्हें नैतिक रूप से समाज स्वीकार नहीं करता, उनसे करने से बचता है, यानी कि बच्चे को ये पता है कि ये करेंगे तो गलत होएगा, तो बच्चा क्या है, यहाँ पर गलत काम करने से बचता है। नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति का विकास। बाल्यावस्था में बालक में काम शक्ति बहुत अधिक होती है, परंतु इसका विकास बड़ी मुश्किल से होता है। अगर होता भी है तो बाल्यावस्था के उत्तरार्ध के अंतिम हिस्से में। काम के रूप में उसे विपरीत विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण महसूस होने लगता है। परिवार में भी बहन तथा भाई साथ साथ कम ही रहते हैं, यद्यपि वे एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, परंतु एंटागोनिस्ट व्यवहार के कारण एक दूसरे से दूर रहते हैं। अब देखो भाई, आगे आती है आपकी सेक्सुअल डेवलपमेंट। इसमें क्या है, बच्चे की सेक्सुअल डेवलपमेंट भी हो जाती है, लेकिन वो होती है बिल्कुल आपके चाइल्डहुड की लास्ट स्टेज में, यानी कि 11 से 12 साल के एज में। बच्चे को पता है ये लड़की है ये लड़का है, ठीक है, तो वो क्या है, दूर दूर रहना शुरू कर देता है। ये ऐसे वाली एज आ जाती है बच्चे के सामने कि परिवार में भी अगर भाई बहन है तो वो दोनों साथ साथ काम कर रहे होंगे, तब भी क्या है, वो दूर दूर रहना, यानी कि लड़कों को तो लड़कों की संगत पसंद आने लग जाती है और लड़कियों को लड़कियों की। नेक्स्ट पॉइंट है खोज एवं भ्रमण के प्रति लगाव। बाल्यावस्था में बालक को घूमना तथा खोज करना अत्यंत अच्छा लगता है। विशेषज्ञ बर्ड के अनुसार बालकों में विद्यालय से भागने तथा घूमने की प्रवृत्ति 9 वर्ष की आयु में
चरम पर होती है। वह नए-नए स्थानों को देखना चाहता है तथा उनके बारे में अपने दोस्तों से बात करना पसंद आता है। अब क्या भाई, लव एक्सप्लोरिंग एंड ट्यूरिंग। बच्चे को क्या है, इस एज में, चाइल्डहुड एज में घूमना बड़ा पसंद होता है। आप देखते हो जैसे ही छुट्टी आती है बच्चों को भागने की लगी रहती है मामा के घर, ठीक है। तो क्या बोला है कि इस एज में बच्चे को घूमना बड़ा अच्छा लगता है, नई नई जगह पर घूमना उसको अच्छा लगता है, कभी वहाँ पे कभी वहाँ पे, और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ये चीज़ कैसे है, कैसे बनी। तो ये भी क्या है, आपकी चाइल्डहुड एज में ही डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन कि बाल्यावस्था से आपका क्या अभिप्राय है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बाल्यावस्था के बारे में आपको पता लग गया कि जो आपका इन्फेंसी स्टेज के बाद जो स्टेज शुरू होती है वो आपकी चाइल्डहुड स्टेज कहलाती है। और इसकी विशेषताएं बताई थी, बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, पेरेंट्स का कम डिपेंड रहता है, सारे काम खुद करता है। विकास की धीमी गति हो जाती है, यानी कि उसकी ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। यानी कि चाइल्डहुड में बच्चे की जो ग्रोथ होती है या तो वह इन्फेंसी स्टेज में बहुत तेज होती है या फिर एडोलसेंस एज में। इस एज में क्या होती है, चाइल्डहुड के दौरान बच्चे की जो डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। उसके बाद बताया इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशन को कंट्रोल करना भी बच्चे को आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद रियलिस्टिक एटीट्यूड हो जाता है। जब तक अब तक तो वह बच्चे, जब वह इन्फेंसी स्टेज में था तो क्या था, वह अपने खिलौनों की दुनिया में जीता था, इमेजिनेशन की दुनिया में जीता था, परियों की कहानियों में जीता था। लेकिन अब उसे रियल संसार के बारे में पता लगने लग गया है। उनकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, इसमें सोशल बिहेवियर होने लगता है। पहले घर पे ही खेलता था, अब बच्चा बाहर जाने लगा, अपने तो नए दोस्त बनाने लगा, गैंग एज भी इसको बोला है। मोरालिटी डेवलप हो रही है बच्चे की, क्या सही है क्या गलत है, क्या काम मुझे करना चाहिए, क्या काम करूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी और क्या काम करूंगा तो मेरी प्रशंसा करेंगे, ये बच्चे को पता लगने लग गया है। सेक्सुअल डेवलपमेंट भी होती है इसमें बच्चे, लेकिन सेक्सुअल डेवलपमेंट बच्चे की बिल्कुल लास्ट में होती है, यानी कि आपकी 11 या 12 साल की एज में, ठीक है। उसके बाद है लव एंड एक्सप्लोरिंग एंड ट्यूरिंग। बच्चे को क्या है, इस एज में घूमना पसंद है। इसने बोला कि बच्चे को बस किसी न किसी बहाने से स्कूल की छुट्टी चाहिए होती है इस एज में, ठीक है। आगे बात समझ में, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। यस मैम। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन आपका, चाइल्डहुड हेतु, बाल्यावस्था हेतु किस प्रकार की शिक्षा उचित है, स्पष्ट कीजिए। एजुकेशन फॉर चाइल्डहुड, कि हमें चाइल्डहुड में कैसी बच्चों को क्या है शिक्षा देनी चाहिए, उसके बारे में हमें यह बताना है। तो एजुकेशन फॉर चाइल्डहुड, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित पर्सपेक्टिव को शामिल किया गया है। स्कूल की सिचुएशन के अनुसार बालक में ईर्ष्या का दृष्टिकोण, स्कूल की परिस्थितियों में बालक ईर्ष्या का दृष्टिकोण रखते हैं, वे अपनी कक्षा में अन्य विद्यार्थियों से उनकी सफलता पर ईर्ष्या करते हैं। आप देखते होंगे भाई, स्कूल में ऐसी सिचुएशन होती है कि बच्चे एक दूसरे से जलन महसूस करते हैं कि वो बच्चा फर्स्ट आ गया, नहीं मुझे फर्स्ट आना था। तो एक तो ये वाली बात उस टाइम पे होती है। तो इसने बताया है बाल्यावस्था में कुछ प्रमुख विकास दिखाई देते हैं जिनको यहाँ पर शामिल किया गया है, और उसके बाद बताएंगे ये कि कैसे हमें शिक्षा देनी उचित रहेगी। तो सबसे पहले इन्होंने देखा कि सबसे पहले ये हमें देखना है कि बाल्यावस्था में क्या क्या डेवलप हो रहा है बच्चे के अंदर। तो ये बात बिल्कुल सही है, चाइल्डहुड के दौरान बच्चे के अंदर एक दूसरे के लिए ईर्ष्या की भावना होती है कि कहीं ये फर्स्ट ना आ जाए, मैं पीछे ना रह जाऊं। दूसरा, घर में भी वे छोटे व बड़े भाई बहनों से ईर्ष्या करते हैं, उनकी तरफ उनके माता पिता अधिक ध्यान, उनको ये लगता है कि मम्मी पापा तो उसको छोटे वाले को ज्यादा प्यार करते हैं या मम्मी पापा उसको ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये ईर्ष्या की भावना बच्चे के अंदर इस स्टेज में होती है। आगे है, जो प्राइमरी कक्षाओं में बालक गर्व अनुभव करते थे जब वे कोई चुटकुला सुना देते हैं और समूह में उसे सबसे अच्छा जोकर मान लिया जाता है। इसमें क्या है, बच्चे गर्व का अनुभव करते हैं जब वे चुटकुला सुनाते हैं, ठीक है। तो उन्हें समूह में उन्हें सबसे अच्छा जोकर मान लिया जाता है। वे चुटकुला सुना रहे हैं, हंसी का पात्र बन रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर गर्व महसूस होता है क्योंकि कि भाई मैंने सुनाया किस क्लास में और किसी ने नहीं सुनाया। आगे जो आपकी लेटर चाइल्डहुड है उसमें बच्चे सिंबल्स और साइन को समझने लग जाते हैं। हाँ जी, चाइल्डहुड में, जब लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड तो आगे आपकी 6-7 प्रारंभिक वर्षों में, और लेटर चाइल्डहुड तो आपकी लास्ट के 11-12 सालों में, ठीक है। तो वहां पर बच्चा जितने भी साइन बोर्ड वगैरह होते हैं, संकेत होते हैं या चिन्ह होते हैं, उनको समझ जाता है बच्चा। घरेलू समस्याओं, बुरा स्वास्थ्य, वास्तविक या काल्पनिक कुंठाओं आदि भी बालक को प्रभावित करती है। अगर हमारे घर में कोई समस्या चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो वो भी बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो ये कुछ प्रमुख डेवलपमेंट होती है बच्चे के चाइल्डहुड के दौरान, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या की भावना हो जाती है। क्लासरूम के अंदर अपने घर में जितने भाई बहन हैं उनके भी आपस में उनके लड़ाई झगड़े बड़े इस में बड़े चरम सीमा पे होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं भाई बहन। आगे वह सिंबल्स को पहचानना सीख जाता है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उसका भी बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। श्रेया बड़ा जल्दी आ गए, 25 मिनट लेट।
यस मैम। मैम वो कॉल आ गया था मैम का स्कूल से। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 19 मिनट 20 मिनट हो गई हैं, पूरी क्लास शुरू हुए। अब देखो भाई, आगे है आपकी अरस्तु, पेज नंबर 60 पे पढ़ रहे हैं श्रेया। सेकंड वाला क्वेश्चन, ये बाल्यावस्था हेतु किस प्रकार की शिक्षा उचित है। अब देखिए भाई, अरस्तु इन सभी जो विकास की एक्टिविटी है, जो डेवलपमेंट की एक्टिविटी है, उसको देखते हुए जो हमारी बाल्यावस्था है उसके दौरान बालकों की शिक्षा में निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि उसने बोला है, जो अरस्तु है उसने बोला है कि जो डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखते हुए आपके चाइल्डहुड के दौरान बच्चे की शिक्षा की तरफ क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहले तो बच्चे के अंदर प्रवृत्तियों का विकास कराना है, बालकों के व्यवहार के प्रति सचेत रहना है, यानी कि जो ट्रेंड्स हैं बच्चे का वो डेवलप करना है। आगे बच्चे का क्या बिहेवियर, कैसा बिहेवियर कर रहा है उसकी तरफ ध्यान देना है। उसके बाद बच्चे का मेंटली क्या है, एक्सरसाइज करवानी है। बच्चे की क्या है, जितने भी हमारे सोशल और सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण कराना है। को करिकुलम एक्टिविटीज़ करानी है। बच्चे की जो भी राइटिंग डेवलप करवानी है हमें बच्चे की, यहाँ पर बच्चे के क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ करने हैं उसमें हेल्प करनी है। और अधिक संभागिता यानी कि कोऑर्डिनेशन में उसकी सहायता करनी है। अब देखो भाई, क्या बताया गया आपको। सबसे पहले बात आती है प्रवृत्तियों का विकास। बाल्य अवस्था में बालक की, यानी कि जो आपका चाइल्डहुड है उसमें बच्चे के जितने भी ट्रेंड है उसको डेवलप करना है। उसकी एजुकेशन प्रोसेस में चेंज लाने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार इन क्रियाओं को संचालित किया जाता है जिससे उसके प्रवृत्तियों का विकास हो, यानी कि बच्चे के अंदर ट्रेंड बढ़े यानी कि पढ़ने की तरफ उसकी क्यूरियोसिटी बढ़े। ठीक है, इसकी तरफ हमें ध्यान देना है कि बच्चा क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। ठीक है, और उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद है दूसरी बात, बच्चे के बिहेवियर के प्रति सचेत रहना कि बच्चा किस टाइप का बिहेवियर कर रहा है, कहीं वो है नेगेटिव तरफ तो नहीं जा रहा है, या सही चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, आदर्श की तलाश में रहता है। अगर वह आइडल वह अपने माता पिता, दोस्त या अध्यापक में देखता है तो इसका अर्थ है कि बड़ों को बालक के व्यवहार के प्रति बहुत ही सावधान रहना चाहिए ताकि वांछित दिशा में उसके बिहेवियर को विकसित किया जा सके। यानी कि इस एज में हमें बच्चों के साथ बिहेवियर की तरफ बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा मान लीजिए अगर किसी को अपना आइडल मानता है तो वह उसी की तरह बिहेवियर करना शुरू कर देगा। तो हमें ये देखना है कि जिसको आइडल मान रहा है वह पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि उसी का इम्पैक्ट हमारे बच्चे के बिहेवियर के ऊपर पड़ेगा। आगे है आपका सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण। जितने भी सोशल साइंस है उसकी टीचिंग, सॉरी ये बीच में भूल गई, मानसिक व्यायाम, मेंटल एक्सरसाइज करानी है। शिशु काल के दौरान यानी कि जब बच्चा छोटा था तो उसे लिखने पढ़ने गणित की योग्यता ग्रहण करने की व्यवस्था करने के प्रयास करने की सिफारिश की गई थी। तो गणित के पाठ्यक्रम में इस अवस्था में ऐसी व्यवस्था की कि बच्चे को उसके उचित व्यायाम एक्सरसाइज करने का अवसर मिला। अब देखो भाई, शिशु काल था, बच्चा बिल्कुल छोटा था, तो बिल्कुल छोटा था तो उस टाइम पे बच्चे का पढ़ाई का इतना वो नहीं था। 6 साल तक तो बच्चा क्या है, फर्स्ट क्लास में ही आता है। ठीक है, तो बच्चा क्या है, फर्स्ट क्लास में आता है, तो उसको इतना मैथ से इतना वो नहीं होता, क्योंकि 6 साल तक तो उसका बस यही काउंटिंग वगैरह या फिर हल्के से प्लस या माइनस के सम आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि 6th क्लास से ही इसने हमारा चाइल्डहुड बताया है, तो और 6th क्लास से ही बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है। तो इसने ये बोला है कि बच्चे का जैसे ही शिशुकाल खत्म होता है, इनफेंसी स्टेज खत्म होती है, चाइल्डहुड में आता है, तो बच्चे का क्या है, मैथ वर्क भी शुरू हो जाता है। तो मैथ वर्क जितना कराएंगे उसकी मेंटल एक्सरसाइज होएगी उससे। ठीक है, तो मैथ का वर्क बड़ा अच्छा कराना चाहिए ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट भी ले, और बच्चे की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो भी बढ़ती है इससे। जितना आप बच्चे को मैथ में एक्सपर्ट बनाओगे उसकी लॉजिकल पावर उतनी ही बढ़ती है। उसके बाद है आपका को कैरिकुलम एक्टिविटीज़। बच्चे को क्या है, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें बच्चे को को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ करने के लिए भी मोटिवेट करना है। ठीक है, उसको क्रिएटिव बनाना है, उसको खुद का क्या है सेल्फ रिप्रेजेंटेशंस को डेवलप करना है। को कैरिकुलम एक्टिविटी यानी कि पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी शामिल करना है। अब ये ऐसी उम्र है कि बच्चे को हमें को कैरिकुलम एक्टिविटी, भाई तू पढ़ रहा है कोई बात नहीं, आप खेल के भी आओ, खेलों में भी पार्टिसिपेट करो। ठीक है, तो को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ भी हमें करवानी है। आगे राइटिंग की तरफ ध्यान देना है। बाल्यावस्था के दौरान भाषा, अब क्या है, ये ऐसा टाइम है कि बच्चे की क्या है, जो भी राइटिंग है या उसकी जो भी रीडिंग है वो इसी एज में सुधरती है। ठीक है, अगर हमने उसकी इस तरफ ध्यान दे लिया तो बच्चा आगे बिल्कुल सही चलेगा। तो इसने बोला है कि हमें यहाँ पर बच्चे की राइटिंग शक्ति, लेखन शक्ति का भी डेवलप करना है। बच्चे को क्या है, क्रिएटिव प्रवृत्ति का शामिल बनाना है। 6 वर्ष की आयु तक बालकों को गीत और कविता आदि सिखाई जानी
चाहिए, यानी कि बच्चे को पोएम्स ये सिखाई जा सकती है। 6 साल तक तो बच्चे को क्या है, मोस्टली आप प्राइमरी क्लासेस में देखते हो, प्री प्राइमरी केजी में, यूकेजी में, तो उसमें तो ओरली ही चलता है, लेकिन अब चाइल्डहुड आ गया तो बच्चे की हमें राइटिंग की तरफ भी ध्यान देना है। आगे है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, विषयों का चयन। बाल्यावस्था में बालकों के लिए कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और भविष्य में उन्हें क्या है, लाभप्रद हैं। तो इस अवस्था में उन उद्देश्यों का चयन किया जाता है जैसे लैंग्वेज, गणित, सामाजिक अध्ययन, ड्राइंग, विज्ञान, चित्रकला इत्यादि। यानी कि बच्चे की क्या करनी है, हमें सब्जेक्ट चूज करने में भी उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। जो आवश्यकता, अब देखो भाई 8th क्लास तक आप लगा लो, 6th 7th 8th में तो आपका बच्चे की इसमें हेल्प करनी है हमें। देखो लैंग्वेज सब्जेक्ट तो है ही, मैथमेटिक्स भी है, सोशल स्टडी भी है, लेकिन बच्चे को जैसे 6th में जाता है तो उसको कहीं पर तो उसको संस्कृत मिलती है, कहीं पे उसको पंजाबी मिलती है, कहीं पे उसको ड्राइंग मिलती है, कहीं पे उसको फ्रेंच मिलती है। तो ये हमें यहाँ पर बच्चे को हेल्प करनी है, ठीक है, उसके सब्जेक्ट्स को चूज करने में, क्योंकि बच्चे को तो खुद नहीं पता भी यहाँ पर कि उसको अब संस्कृत पढ़नी है या फ्रेंच पढ़नी है या कोई अदर लैंग्वेज पढ़नी है उनको, ठीक है। तो बच्चे की यहाँ पर हमें हेल्प करनी है। उसके बाद है अधिक संभाव्यता, यानी कि पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पार्टिसिपेट करे। पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। चाइल्डहुड में संचालित शिक्षक को बालकों को अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट को प्रोत्साहन देना चाहिए। बालक करके ज़्यादा सीखते हैं, यानी कि यहाँ पर स्टेज में हमें बच्चों को क्या है, रट कर करने वाली बात को हटाकर बच्चे को ये बोलेंगे भाई आप हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, जितना आप खुद से करोगे, आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उससे आप जल्दी सीखते हो बजाय कि रटने, ठीक है। तो ये था आपका बाल्यावस्था में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो किसकी, तो इसने कुछ बताया था सबसे पहले बाल्यावस्था हेतु किस प्रकार की शिक्षा उचित है। तो इन्होंने बताया क्या क्या करवाना चाहिए बाल्यकाल में, यानी कि चाइल्डहुड में उसके ट्रेंड्स को डेवलप करवाना चाहिए, बच्चे के बिहेवियर के प्रति भी हमें सचेत रहना चाहिए, उसकी मेंटल एक्सरसाइज करवानी चाहिए, उसको क्या है, सामाजिक विज्ञान की टीचिंग करानी चाहिए, सोशल साइंस। उसके बाद को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ बच्चे की करानी चाहिए, बच्चे की क्या है, राइटिंग को भी डेवलप कराने की यही एज होती है। उसके बाद बच्चे को जो भी विषय है उसको सिलेक्ट करने में हेल्प करनी चाहिए और अधिक से अधिक बच्चे को क्या है, पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि बेटा आपको ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे कोई भी स्कूल में एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है भाई। समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वता के संदर्भ में बाल्यावस्था की व्याख्या कीजिए, यानी कि पोवर्टी के रेफरेंस में देखना है चाइल्डहुड क्या है, यानी कि पोवर्टी में जब गरीबी है तो उस टाइम पे बाल्यावस्था के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब देखना इसमें पुअर्टी, जब किसी के पास अपनी बेसिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए कोई धन या संसाधन नहीं होता है, तब उस अवस्था को हम पुअर्टी कहते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है कि जीवन, स्वास्थ्य और कार्यकुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताओं को भी वे व्यक्ति पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि पुअर्टी कब बोलते हैं, जब एक व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को, रोटी कपड़ा और मकान को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब वह व्यक्ति गरीब है। तो इसने बोला कि पॉवर्टी के संदर्भ में बाल्यावस्था कैसी होती है, ठीक है। जब बच्चा गरीब है तो उस टाइम पे बच्चे के चाइल्डहुड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टेट गवर्नमेंट के प्रति नाराजगी हाजिर की है कि जिन्होंने केंद्र में समकेतिक बाल संरक्षण योजना पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन उसके बाद भी बाल संरक्षण आयोग का गठन नहीं किया गया। बालक किसी भी समाज की सबसे अनमोल धरोहर है, इसलिए इसके कल्याण और संरक्षण के लिए समाज और प्रशासन को सबसे ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। परंतु दुख की बात यह है कि कुपोषण, असुरक्षा, शोषण जैसे तमाम समस्याओं से घिरे हमारे असंख्य बच्चे अधिकारों से वंचित अभिशापित जीवन जीने का को विवश है। यानी कि इसने यहाँ पर बोला कि निर्धनता के उसमें हम बाल्यावस्था को देखेंगे कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए कोई मुहिम चलाई थी, समकेतिक बाल संरक्षण, उस पर स्टेट गवर्नमेंट ने भी हस्ताक्षर किए थे, हर एक स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन फिर भी उन्होंने वो योजना अपने स्टेट में अभी तक लागू नहीं की है, जिससे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, नाराज है। वो ये मान रही है कि इससे बच्चों को बहुत भारी नुकसान होगा, वो कुपोषण के शिकार रहेंगे, असुरक्षा रहेगी, उनका शोषण होता रहेगा, उनकी बहुत सारी समस्याओं से गिरते रहेंगे, और जो जितने भी गवर्नमेंट के जो लाभ मिलने हैं उनको, गवर्नमेंट से जो भी ग्रांट मिलेगा या गवर्नमेंट से जो भी सहायता मिलेगी वो नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए बच्चे अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आरती एक बार पढ़ दे बेटा ये पैराग्राफ।
ओके मैम। एक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बालकों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के मामले में भारत बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ एक्शन एंड द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में 51 देशों की सूची में भारत 22वें स्थान पर है। भारत के ग्रामीण इलाकों में 3 साल से कम उम्र के 40% बालकों का वजन औसत से कम है, जबकि 45% का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के कुल कुपोषित बालकों में से 49% भारत में है। तरक्की के तमाम दावों और दुनिया की उम्मीदों का केंद्र बनने के बावजूद भारत में नवजात शिशुओं और बालकों की कुपोषण से मौत के आंकड़े शर्मनाक हैं। संतुलित भोजन नीति देश में 3.5 करोड़ बेघर बालकों को सहारे की भी जरूरत है। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा 35,000 बालकों को ही आश्रय प्राप्त है। अब यानी कि इन्होंने एक रिपोर्ट दी है, जिस रिपोर्ट में बताया है कि भारत क्या है, नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे है। ठीक है, किस बात में पीछे है कि अपने यहाँ पर जितनी जनसंख्या है उसमें जितने भी बच्चे हैं उनको क्या है कुपोषण से बचा सके, या फिर उनको जितनी भी सहायता है वह मुहैया करवा सके। संतुलित भोजन लोगों को नहीं मिल रहा, रहने के लिए उनके पास छतें नहीं है। तो इन्होंने बोला कि 35,000 ऐसे बालक हैं जो सरकारी व गैर सरकारी संगठनों में आश्रय प्राप्त हैं। ठीक है, यानी कि एनजीओ बताया गया, जिसमें 51 देशों की सूची में भारत क्या है 22वें स्थान पर, यानी कि नीचे है भारत, बहुत काफी नीचे है भारत। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या है कुछ ऐसे ही आंकड़े दे रखे हैं, आगे भी इसने कुछ आंकड़े दे रखे हैं कि 72 लाख हर साल 72 लाख बच्चे गुलामी का शिकार हो रहे हैं। यानी कि बच्चे गुलामी का शिकार हो रहे हैं, उनको उठा लिया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है। ठीक है, यानी कि ये सारे गरीबी के कारण हो रहे हैं, लाचारी के कारण हो रहे हैं। ठीक है, या फिर कुछ बच्चे उद्योग धंधों में काम करते हैं। ठीक है, बाल विवाह की है, बाल विवाह कर दिया जाता है। दक्षिण एशिया में दुनिया के सबसे अन्य हिस्सों के मुकाबले सर्वाधिक बाल विवाह भारत में ही होते हैं। तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार बाल विवाह बच्चियों का जीवन पंगु बना देता है और शिक्षा के लिहाज से तो ननिहालों की और भी दुर्गति है। गांव में अव्वल तो स्कूल नहीं है, वहाँ इमारत का भी हाल बेहाल है और शिक्षकों का तो अता पता ही नहीं है। यानी कि ये सारी एक रिपोर्ट जाहिर की जा रही है कि जो एक आंकड़े बता रहे हैं कि हर साल 72 लाख बच्चे गुलामी का शिकार हो जाते हैं, ना उनको पढ़ने को कुछ मिल रहा है, उनको या तो क्या है मानव तस्करी के रूप में बेच दिया जाता है, या वो कहीं चौराहे पर क्या कर रहे हैं भीख मांग रहे हैं, या फिर ऐसे ही घूम रहे किसी फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं। तो ये बता दिया, और ये बता दिया कि ज़्यादा गरीबी के कारण बच्चों का बाल विवाह भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया तो जाता नहीं, या तो वो फिर क्या है लेबर का काम करते हैं और फिर उनका छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। तो कि जो भी हमारा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ईमानदार प्रयासों, उसके ईमानदार सरकारों के ईमानदार प्रयासों से ही देश के इनकी दशा सुधर सकती है। अगर सरकार सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर सही से स्टेप उठाए तो ये जनसंख्या घट सकती है। ठीक है, लोगों जो बच्चे हैं गरीब बच्चे हैं उनका जीवन भी सुधर सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भारत बांग्लादेश जैसे पिछड़े देशों से भी पीछे है। चुनौती गंभीर है और बाल अधिकारों के प्रति ध्यान केंद्रित करना जहां सरकारी नीतियों का केंद्र बिंदु होना चाहिए, वहीं सभी क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों की भागीदारी जरूरी है जो बालक के अधिकारों के प्रति न केवल जागरूक हो बल्कि कर्मठता से उनके अधिकारों की लड़ाई भी लड़े। तो यानी कि ये बताया गया है यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं जो क्या है बच्चे का ही सेंटर पॉइंट है, वह सभी क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों के क्या है पार्टिसिपेट करे जो बालकों के अधिकार के प्रति जागरूक ही नहीं बल्कि उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहे। तो ये क्या है कुछ एक आंकड़े वगैरह दिए गए हैं, कुछ रिपोर्ट वगैरह दी है। तो इसमें आपको इतनी लंबी रामायण कथा लिखने की जरूरत नहीं है, जो बात याद रह जाए वो लिख देना, ना याद रहे तो फिर आप अपनी तरफ से लिख देना कि गरीब बच्चों की ये हालत हो जाती है, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उद्योग वो किसी फैक्ट्री या उसमें काम करना शुरू कर देते हैं या भीख मांगना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ करके एक थोड़ा सा छोटा सा क्या बना देना है आपको यहाँ पर, वो बना देना पैराग्राफ। उसके बाद बात आती है निर्धनता उन्मूलन योजनाएं कि भारत सरकार ने इस गरीबी को मिटाने के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई हैं। तो भारत की सरकार ने क्या क्या चलाई हैं भाई, एक तो रोजगार और स्वरोजगार की योजना चलाई है, दूसरा बच्चे को बैलेंस डाइट और शिक्षा की योजना चलाई है, तीसरी सरकार ने हेल्थ और हेल्थ बीमे से रिलेटेड चलाई है, चौथी सरकार ने जितनी भी बेसिक स्ट्रक्चर है या बुनियादी सेवाएं हैं उनके लिए चलाई है योजनाएं, और एक विशेष समूह के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया है।
सबसे पहले बात आती है रोजगार और स्वरोजगार की। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया है, रोजगार से रिलेटेड, गरीब लोगों को रोजगार देने से रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है कि ग्रामीण इलाकों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पास किया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाई है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना बनाई है, शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम बनाए हैं, शहरी मजदूरी रोजगार, यानी कि इतने सारे करने की जरूरत नहीं है, एक या दो नाम याद, एक तो मनरेगा याद कर लेना, ठीक है, कि लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए ये स्कीम चलाई है। मनरेगा तो यही होगी महात्मा गांधी वाली, एक स्वर्ण जयंती या शहरी या स्वरोजगार कार्यक्रम बोल दो, ठीक है, या महिलाओं की ट्रेनिंग और रोजगार के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। ये सारे इसलिए चलाए जा रहे हैं ताकि लोग अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सके और बच्चों का जो डेवलपमेंट हो सकता है चाइल्डहुड का एक दौरान के समय वह सही हो सके, बच्चों को स्कूल भी भेजा जाए। आगे है पोषण और शिक्षा से संबंधित, इसके लिए दोपहर का भोजन मिड डे मील चलाया है गवर्नमेंट ने। एसएसए सर्व शिक्षा अभियान की भी वो की गई है कि 8वीं क्लास तक हर एक बच्चा फ्री पढ़ेगा, कोई स्कूल में फीस नहीं लगेगी, आपको स्कूल से ही वर्दी मिलेगी, आपको स्कूल से ही कपड़े मिलेंगे, ठीक है, स्कूल से ही बैग मिलेगा, पुस्तकें भी स्कूल से मिलेंगी और आपको जो दोपहर का खाना है वो भी स्कूल से ही मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों के पोषण और शिक्षा की तरफ ध्यान देने के लिए सरकार ने ये योजनाएं चलाई है, जिसमें आपकी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, संकेतिक बाल विकास सेवा योजना, मिड डे मील और सर्व शिक्षा अभियान। उसके बाद है आपकी स्वास्थ्य और स्वास्थ्य बीमा, इसमें आपकी जननी सुरक्षा योजना बनाई है। एक तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान, यानी कि आप जब भी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपको पीएम श्री के नाम से, यानी कि प्रधानमंत्री योजना स्कीम से नाम से एक बीमा योजना मिलती है, ठीक है, उसके जिसके आपको क्या कि 200 या 250 रुपये कटते हैं आपके सालाना, और उसका होता है एक्सीडेंटली रिकवर होता है, ठीक है, यानी कि वैसे आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर मान लो इंसान की मृत्यु हो जाती है या फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसी टाइम पे वो पैसे मिलेंगे। तो जननी सुरक्षा योजना की जैसे ही लेडीज को बच्चा होता है तो 5,000 रुपये की उसकी किस्त आती है और 2 बार करके ये आती है। उसके बाद है एड्स कंट्रोल के लिए बनाए हैं, आम आदमी बीमा योजना बनाई है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनाएं बनाई हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारे स्वास्थ्य और स्वास्थ्य बीमा को लेकर ये योजनाएं बनाई गई हैं। उसके बाद है आधारभूत संरचना और बुनियादी सेवाएं। आधारभूत संरचना यानी कि बेसिक जो सेवाएं हैं उनको कंप्लीट करने के लिए सरकार ने एक तो प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई है, इंदिरा गांधी आवास योजना, ये भी गरीब लोगों को क्या है घर बना के दे रही है, ज़्यादा नहीं तो 2-2 कमरे जरूर बना के दे रही है सरकार। संपूर्ण स्वास्थ्य अभियान है, भारत निर्माण है, जवाहरलाल नेहरू शहरी अभियान है, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति है, यानी कि जल की आपूर्ति करवाना, ठीक है। क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है तो उसमें क्या है सब्सिडीज देना, जल सुरक्षा प्रबंधन का कार्यक्रम करना, भारत निर्माण, संपूर्ण स्वास्थ्य अभियान, ये सारे कार्यक्रम बेसिक सर्विसेज को बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद है विशेष समूह के कार्यक्रम, इसमें अनुसूचित जाति, उपजाति और जनजाति, संकेतिक बाल संरक्षण योजना, राष्ट्रीय बुजुर्ग पेंशन योजना, किशोरी शक्ति योजना, ये सारी क्या है विशेष स्कीम बनाई है। या लाडो लक्ष्मी, नहीं लाडो लक्ष्मी योजना थी तो औरतों के लिए है, बच्चों के लड़कियों के लिए भी तो है ना एक स्कीम जिसमें पैसा डालते हैं लोग, लाडली योजना, हाँ लाडली योजना। तो इसमें ना जो करके भी कोई है, हाँ, तो जरूरी नहीं आपको ये याद रहे, जो आपको याद आ जाए उस टाइम पे वो लिख दो, या करंट में जो आपको पता है वो वाली लिख दो, क्योंकि बुक्स तो आपकी पहले की छपी हुई हैं, उसके बाद तो अब तक और भी बहुत सारी योजनाएं आ चुकी हैं, ठीक है। तो करंट में जो योजना भी चलता है ना मैम, क्या नेहा, सुकन्या योजना। हाँ हाँ सुकन्या से ही बोल रहा है, वो लाडली योजना भी और सुकन्या का नाम पूछ रही थी मैं तुमसे। तो तुम्हें ना ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये आपको जो करंट में जो चल रही है सरकार ने जो चला रखी है वो आप यहाँ पर बता सकते हो। स्वास्थ्य के लिए भी आपका देखो हर एक आंगनबाड़ी में भी बच्चों का टीकाकरण भी होता है, और भी तो आपके जिसमें घर में बच्चे उनको पता है पोलियो की सुविधा सरकार दे रही है, वैक्सीनेशन की सरकार सुविधा दे रही है, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इन्होंने बताया था निर्धनता के संदर्भ में चाइल्डहुड की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने बताया निर्धनता क्या होती है। हाँ जी श्रेया। मैम मेरी बुक में ये ना पॉवर्टी का तो है, बट इसके जो सरकार ने स्कीम्स लॉन्च करी है वो एक भी स्कीम नहीं दे रखी। अच्छा, कोई बात नहीं, आप खुद लिख सकते हो ना कि सरकार ने पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या क्या स्कीम चलाई है, या फिर आपके में जिस तरीके से दे रखा है उसको पढ़ लेना और 2-4 स्कीम्स अपनी तरफ से लिख देना। आपको ये तो पता है मिड डे मील जरूर मिलता है स्कूल में,
8वीं क्लास तक बच्चे फ्री पढ़ते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य सुरक्षा उसका शिक्षा का प्रावधान दिया सरकार ने। आपने ये भी देखा है कि गांव में घर भी बनवाए हैं सरकार ने, गांव में क्या शहरों में भी बनवाए गए हैं, ठीक है। और जो जो आप देखते हो सुकन्या योजना भी दी है यस सरकार, मैम। और लाडली योजना भी दी है। अच्छा, जननी योजना भी दी है। जननी योजना जब लेडीज को बच्चा होता है तो 5,000 देते हैं सरकार, मेरे भी आए थे मेरे बेटा मेरे, मैम सबके आते हैं, हाँ सबके आते हैं बेटा। मेरे तो नहीं आए। भाई मुझे तो पता नहीं, हमारे मेरे तो आए थे भाई। अब ये लगा लो मेरा बेटा 8 साल का हो गया, 9वें साल में लग रहा है, तब आए थे मेरे तो 5,000 रुपये, 2 किस्त करके आए थे। और ये ना, ये काम जैसे जो आपकी आंगनवाड़ी लगती है ना, उन्हीं का काम होता है ये, वो आपकी बैंक डिटेल लेके जाती है। आप ये बताओ मुझे, जब आपका मतलब जो इंजेक्शन वगैरह है, अब मेरे ख्याल में आपका गांव कहाँ पड़ता है? मैम मेरा गांव तो बिहार में है। अच्छा, आप रहते दिल्ली हो, हाँ मैं रहती दिल्ली में ही तो हूँ वो शुरू इसी से। वजह से नहीं आए, क्योंकि ये जो काम होता है ना, जननी सुरक्षा योजना के लिए पैसा गांव आना। में तो खुलवाया था, गांव में भी खुलवाया था, और यहाँ पे भी आंगनवाड़ी वाली तो आई थी तो सारा डिटेल्स लेके गई थी, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, बैंक वगैरह, उन्होंने बोला था कि जो बैंक वगैरह गरीब होते हैं की, ना उनके लिए है, बैंक वगैरह की डिटेल हमारे लिए दी थी कुछ ना? नहीं। यस मैम डी नहीं थी। नहीं, मेरे भी पता है कैसे पता लगे, या तो कोई कोई आपका जो सबसे पहले अकाउंट खुला होगा ना, मेरा अकाउंट खुला था जैसे मेरी शादी से पहले, जो एक जन धन का खाता था ना, उसमें आए थे। और जो मैंने यहाँ पे जो अकाउंट खुलवा रखे थे ना, उनमें नहीं आए, और जिसमें मैंने उसकी तो डिटेल भी नहीं दी, बस मेरे आधार कार्ड से अच्छा, वो हो अटैच सकता था। है कि उस टाइम मैंने कोई डिटेल नहीं दी थी ऐसे। हाँ नहीं, या तो हो सकता है कि आपका कोई, आपके पहले का कोई अकाउंट हो जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, उसको चेक करा के देख लेना। ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो सब बंद हो गया, और कुछ करवाने भी हैं जो शादी से पहले के थे। अच्छा, नहीं मेरे तो मैं जो यहाँ मेरे, आई तो सब मेरे, मैंने सब छोड़ छाड़ दिया, फिर पता ही नहीं चला अकाउंट्स कुछ बंद हो गए और कुछ में वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्धनता का बाल्यावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जो पोवर्टी है वो तो जस्ट बताया था, अब बता रहे हैं कि पोवर्टी का हमारी चाइल्डहुड पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव, आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई। बिल्कुल सही बात है, अगर आप बहुत ज्यादा गरीब हो तो अपने बच्चे की बेसिक नीड्स को पूरा करने में भी आपको कठिनाई महसूस होगी। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन की अज्ञानता। जितनी ज्यादा गरीबी होगी, दूसरों के समाज में घटित परिवर्तनों से बच्चे क्या है, चेंज से अपरिचित रहेंगे। निर्धन परिवार ये भी नहीं जान पाते कि कौन से सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं जिनका वे लाभ उठा सकें और बच्चे के जीवन स्तर को ऊपर उठा सके। इसी अज्ञानता के कारण वो पीछे पिछड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन की भी अज्ञानता रहती है उनको। सामाजिक उपेक्षा, अगर गरीब परिवार है तो उनको उपेक्षा से, हीन भावना से या तिरस्कार के वो बच्चे शिकार होते हैं, ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक पिछड़ापन, ज्यादा गरीब हैं वो बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, ठीक है, तो वे शिक्षा में भी पीछे रह जाते हैं। उसके बाद है शारीरिक व मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? उनको क्या है, बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती, ठीक है, जिससे उनका फिजिकल और मेंटली डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। कई सारी बीमारियों से भी वो बच्चे ग्रस्त रह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है पारिवारिक विघटन। निर्धनता का प्रतिकूल प्रभाव ये भी पड़ता है कि बच्चे जितने परिवार पर पड़ता है, जिससे परिवार में रहने वाले बच्चे प्रभावित होते हैं। निर्धनता के कारण परिवार में संघर्ष और कलह का वातावरण उत्पन्न रहता है, जिससे न केवल परिवार का विकास बल्कि बच्चे के विकास को भी प्रभावित करते हैं। भाई अब देखो, घर पे खाने के ही लाले पड़े रहेंगे तो मम्मी पापा में तो लड़ाई होनी है, ठीक है। तो परिवार का जो माहौल है उसका भी बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। निम्न आकांक्षा स्तर, जो निर्धन परिवार है उनके बच्चों का जो एक्सपेक्टेशन लेवल है, उपलब्धि स्तर है, बचपन में ही गिर जाता है। इसका उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनका मानसिक विकास, सामाजिक विकास, समयगत विकास और आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी पर्सनैलिटी पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाती है। तो क्या क्या प्रभाव पड़ा भाई? एक तो बेसिक नीड्स ही बच्चे की कंप्लीट नहीं हो पाती, जो भी सोशल चेंज है वो उनसे अवगत नहीं हो पाते कि क्या क्या नई चीजें आ रही हैं, क्या क्या नई स्कीम उनके लिए आ रही है, उसका भी उनको नहीं पता लगता। सामाजिक उपेक्षा, बहुत ज्यादा गरीब हैं तो लोग भी क्या, हम उनको ये सोचते कि ये चोरी करके ले जाएंगे या वो कुछ करेंगे, उनको उपेक्षा से, तिरस्कार या हीन भावना से बच्चे को देखा जाता है, जिससे बच्चे, यानी कि एक स्टडी में पता चला है कि अपराध का एक बड़ा कारण भी क्या है, गरीबी है, ठीक है।
एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको समय से स्कूलों में नहीं भेजा जाता, उनकी क्या है अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, ठीक है। उसके बाद है शारीरिक और मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनको बैलेंस डाइट नहीं मिलती, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिसके कारण भी उनका डेवलपमेंट रुक जाती है। परिवार के वातावरण का देखो भाई, पहले गरीबी, ऊपर से लड़ाई झगड़े, तो इसके कारण भी बच्चे के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसका जो आकांक्षा लेवल है यानी कि उसका लो अचीवमेंट लेवल, उसका भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। बच्चे को मोटिवेट नहीं किया जा रहा, भाई ठीक है तू पढ़ता है पढ़ ले, नहीं तो कहीं फैक्ट्री वगैरह में काम कर ले, तो बच्चे का उसको लो बराक आ जाता है, जिससे उसका खुद मोरल नीचे गिरने लग जाता है। तो बच्चे का यहाँ पर उसके मेंटल डेवलपमेंट के, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो समझ में आ गए, या एक दो कोई आप अपनी तरफ से भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है, जो आपको लगे कि गरीबी का और ये इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया ये? यस मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबलाइजेशन से क्या अभिप्राय है, ये लास्ट क्वेश्चन आपका, फिर जो 4.2 है ये कल करवा दूंगी। छोटा ही चैप्टर है, 2 दिन में नहीं 3 दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब वीरवार, आज बुधवार है ना, वीरवार शुक्रवार, हाँ हो ही जाएगा, फिर मंडे से 5th शुरू कर देंगे। देखो भाई, आगे है ग्लोबलाइजेशन से आपका क्या अभिप्राय है, और वैश्वीकरण के संदर्भ में बाल्यावस्था की व्याख्या कीजिए। ग्लोबलाइजेशन से अभिप्राय विषयों को एकीकृत रूप में देखना और विभिन्न देशों में परस्पर आर्थिक व सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना, वैश्विक संबंधों का विस्तार करना है, सामाजिक जीवन का विश्व स्तर पर संगठन में विश्व चेतना का विकास करना है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं, एक साथ काम करते हैं, आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। देखो भाई, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक जो पूरा विश्व एक साथ मिलकर काम कर रहा है, ठीक है, एकीकृत होकर, यानी कि अदर कंट्रीज भी हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे की इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और पॉलिटिकल ताकत का आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारा ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है हमारा वैश्वीकरण, पूरे संसार को अपने देश के साथ जोड़ना। और भारत में ग्लोबलाइजेशन की जो धारणा आई थी वह 1991 में आई थी, जब भारत के ऊपर आर्थिक मंदी आने वाली थी, ठीक है। तब भारत ने ये निर्णय लिया था कि हम ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और तीसरा और था लिबरलाइजेशन, 3 चीजों को एलपीजी जो पॉलिसी बोलते हैं वो लेकर आए थे 1991 में। तो वैश्वीकरण में उन्होंने पूरे संसार के लिए दरवाजे खोल दिए थे कि भाई आओ हमारे देश में कंपनी सेटअप करो ताकि हमारे लोगों को भी रोजगार मिले और यहाँ का भी डेवलपमेंट हो सके। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या है भाई, पूरे वैश्विक संबंधों का विस्तार करना, यानी कि विश्व स्तर पर अपने रिलेशंस का विस्तार करना, अपने जो भी सोशल जीवन है उसको, उसके लेवल को ऊपर उठाना और विश्व चेतना को डेवलप करना, ठीक है। मीनिंग समझ में आया? यस मैम। ये तो पढ़ा होगा ना ग्लोबलाइजेशन आपने, एटलीस्ट इसमें आया तो Yes, एसएसटी में, ma'am. एसएसटी में भी आया, इकोनॉमिक्स में भी है। यस आगे मैम, पढ़ा हुआ है। हाँ जी, आगे आती है वैश्वीकरण के संदर्भ में बाल्यावस्था। पढ़ दो भाई, आरती तेरा ही नंबर आता है बेटा, पढ़ दे। यस मैम। वैश्वीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य विश्वव्यापी बाल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना भी है। जैसा कि बालकों को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि देश के अधिक संख्यक बालक अपना पेट भरने के लिए बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और खतरनाक उद्योगों में जान हथेली पर रखकर काम करने को मजबूर हैं। तो दूसरी तरफ बालकों का अपहरण करके मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति में धकेलने का धंधा भी धड़ल्ले से फल फूल रहा है। राजधानी दिल्ली में बालक लगातार गायब हो रहे हैं, लेकिन किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर उन्हें गायब होने की वजह क्या है। गैर सरकारी संगठन क्राई को आरटीआई के तहत मिली सूचना में कुछ चौंकाने वाले तथ्य उभरकर सामने आए हैं। पिछली जनवरी से लेकर अप्रैल तक 4 महीने में राजधानी के विभिन्न इलाकों में से 1238 बालक गुम हुए हैं, जिनमें से 690 लड़कियां और 570 लड़के गुम हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गायब होने वाले बालकों की उम्र 12 से 18 वर्ष होती है। राष्ट्रीय स्तर पर
पिछले 2 सालों में 15 राज्यों से 1,17,000 बालक गायब हुए हैं। औसतन 60,000 बालक हर साल गायब हो रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ो। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, एक रिपोर्ट दे रखी है जिसमें बता रखा है कि वैसे तो हमने बोल दिया कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, बाल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिया है, लेकिन देखा जाए तो हकीकत इससे उल्टी है। बहुत सारे बच्चों को क्या है, उद्योग धंधों में झोंक दिया गया है, कुछ बच्चों का अपहरण कर लिया गया है, उनको तस्करी में, वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया है। बोलने को तो सिर्फ ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन गरीब बच्चों के साथ आज भी यही काम हो रहे हैं। या तो उनको भीख मांगने के लिए रोड पे छोड़ दिया जाता है, या फिर उनका क्या है, उनके साथ मानव तस्करी की जाती है, या जो लड़कियां हैं उनको वेश्यावृत्ति के धंधे में झोंक दिया जाता है। ठीक है, तो जिसमें यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया कि इतने सारे लड़कों को, इतने सारी लड़कियों को, या 1,17,000 बालक गायब हुए हैं, और सबसे ज्यादा बच्चे दिल्ली से गायब हो रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ो। जानकारों के मुताबिक गायब हुए बालकों को संसार के 3 सबसे पुराने अवैध धंधों, अवैध हथियार का व्यापार, नशीली दवाओं के कारोबार और वेश्यावृत्ति में इस्तेमाल किया जाता है। पूरे विश्व में ये व्यापार सालाना $5 अरब का है। विश्व के कई हिस्सों में तो मासूमों को जानवरों से भी सस्ती कीमत पर बेचा जा रहा है, यानी कहा जा सकता है कि बालकों को वस्तु बना दिया गया है। देश के कई भागों में कानून के रखवालों द्वारा ऐसे बालकों की खरीद फरोख्त में लिप्त लोगों को पकड़ा भी जाता है तथा बालकों की बरामदगी में भी होती है, लेकिन कागज के कुछ चंद नोटों के बदले इस जनग्य धंधे के सरगना आसानी से छूट जाते हैं। राजधानी और बड़े-बड़े महानगरों में हर साल अधिकांश बालक ट्रैफिकिंग करके लाए जाते हैं। उनके माँ-बाप को उनके बेहतर भविष्य का सपना दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में उन्हें जलालत भरी जिंदगी जीने के लिए विवश किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्य बिहार, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बालक तस्करों का आसानी से शिकार होते हैं। नीति निर्धारक इन बालकों को गरीबी के चलते पलायित मानते हैं। असल में ये बालक व्यापार के शिकार हैं। बालक व्यवहार में बालकों के अभिभावकों को थोड़ा बहुत पैसा देकर उनकी सहमति हासिल की जाती है। ऐसे बालकों के माता पिता गरीबी की वजह से पैसे के लोभ में फंस जाते हैं। इसके अलावा अपहरण करके बच्चों को बहला फुसलाकर भी बाल व्यापार के दलदल में फंसाया जा रहा है। अब देखो भाई, अगर कुछ जानकारी या रिपोर्टों की बात माने तो बताया गया है कि संसार में 3 महत्व, इन्होंने बताया कि एक तो अवैध हथियारों के व्यापार में बच्चों को लगा दिया जाता है, नशीली दवाओं में, या वेश्यावृत्ति में। या अब क्या किया जा रहा है कि पेरेंट्स की सहमति से ही बच्चों को लेके आया जा रहा है, यानी कि गाँव से जो बहुत गरीब हैं उनको। आप देखो सावधान इंडिया में भी ये केस आता है, बहुत सारे केस आते हैं कि जो गरीब बच्चे उनको बोलते हैं कि भाई इनको अच्छी शिक्षा देंगे, आप वहाँ पे अपने किसी रिश्तेदार के पास वो छोड़ देते हैं, लेकिन रिश्तेदार क्या करते हैं, उनको वहाँ पे घरों में काम करने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए लगा देते हैं। ठीक है, और उनके पेरेंट्स को थोड़े से पैसे दे देते हैं कि भाई आपका बच्चा पढ़ भी रहा है और काम भी कर रहा है ना। तो ऐसे केस आपने देखे भी होंगे सावधान इंडिया में। तो इसने यही बोला है कि बच्चे जलालत भरी जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाते हैं। मेन तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बालक तस्करों का आसानी से शिकार हो जाते हैं। और क्या है, बहुत गरीबी के चलते इन बच्चों को भी क्या है, इनके माता पिता की सहमति से इनको भी बेच दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों को बेचा भी जाता है। कोई तो क्या है, उनको घर के काम के लिए में ले आता है, कोई क्या है उसको किसी और मकसद से ले आता है। ठीक है, आगे पढ़ो। बाल व्यापार की मार झेल रहे बालकों से वेश्यावृत्ति के अलावा मजदूरी भी करवाई जाती है। दरअसल ऐसे बालकों को जबरिया मजदूर कहना ज्यादा वाजिब होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक इसे समकालीन दास्ता कहा गया है। पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 60 लाख बालक बाल व्यापार के शिकार हो रहे हैं। इसमें से 1/3 बालक दक्षिण एशियाई देशों से हैं। जहां तक भारत की बात है तो यहाँ बाल व्यापार में ढकेले जा रहे बालकों की संख्या से जुड़े सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है। भारत बाल व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है। बाल व्यापार के क्षेत्र में भारत स्रोत, गंतव्य और परागमन केंद्र के रूप में काम कर रहा है। नेपाल और बांग्लादेश से बालक यहाँ लाए जा रहे हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में बालक अरब देशों में ले जाए जा रहे हैं। अरब देशों में कम उम्र की मुस्लिम लड़कियां भी ले जाई जा रही हैं। वहाँ के शेख इनसे अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य देशों में घरेलू मजदूर के तौर पे भी मासूमों का इस्तेमाल भारत से ले जाकर किया जा रहा है। पढ़ दे, पूरा पढ़ दे। देश में बाल व्यापार के कानून की जद में वेश्यावृत्ति और यौन शोषण ही है। कहना ना होगा भारत के मौजूदा कानून बाल व्यापार हर लगाम लगाने में असक्षम है। इसलिए नए कानून की दरकार है। फरवरी-मार्च 2007 में बचपन बचाओ आंदोलन ने बाल व्यापार के खिलाफ यात्रा निकाली, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने इस दिशा में अब तक की सबसे बड़ी यात्रा बताया है। इस यात्रा के परिणाम स्वरूप सार्क देशों की बैठक में बाल व्यापार पर चर्चा हुई।
सार्क सदस्य ने इस दिशा में नीति बनाए जाने की वकालत तो की है, साथ ही साथ एक कार्यालय गठित करने की घोषणा की है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक बैठक में भी बाल व्यापार के खिलाफ कानून बनाए जाने पर सहमति बनी। लेकिन इसके बाद भी देश के कानून में बदलाव आएगा और आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, ये कहा नहीं जा सकता। सार्क देशों ने इसको रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। सदस्य देशों के सीमांत क्षेत्रों में बाल व्यापार पर रोक लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या इस सारी कवायद के बाद इस अमानवीयता पर रोक लगेगी, ये बड़ा प्रश्न है। आज विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कारोबार विविधता फैला रह चुकी हैं। जिस भारत देश ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ स्वदेशी की आवाज बुलंद की थी, आज वही भारत पुनः बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने घर आमंत्रित कर उनका स्वागत कर रहा है। मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में मशीनीकरण करके श्रम का शोषण हो रहा है। जो दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी श्रम पूंजी है, उसके भी अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। वैसे तो इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ बने हैं, जो दुनिया भर में कामगारों की स्थिति, स्वास्थ्य पर उन पर होने वाले अत्याचार, अन्याय, कानूनों की स्थिति पर विचार कर रहे हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया में होने वाली परिवर्तन का प्रभाव देर सवेर भारत में निश्चित रूप से पड़ेगा। अब देखो भाई, इन्होंने बताया है कि जो हमारा बाल व्यापार है उसमें उसकी मार झेल रहे बच्चों में वेश्यावृत्ति के अलावा उनको क्या है, बंधुआ मजदूर भी बना दिया जाता है। यानी को उन बच्चों को खरीद कर किसी को बेच दिया जाता है थोड़े से पैसों में, और वो पूरी जिंदगी उनकी गुलामी करते रहते हैं या उनके घर यहाँ पे काम करते रहते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि जैसे कुछ मुस्लिम लड़कियों को अरब देशों में बेच दिया जाता है शेख लोगों की पत्नियां बनाकर, ठीक है, वे उनकी क्या है शोषण करते हैं, और ये सारे के सारे काम भारत से भी हो रहे हैं, ठीक है। तो देश में बाल व्यापार के कानून की जद में वेश्यावृत्ति और यौन शोषण ही है। तो ये कहना, इसके लिए सरकार ने क्या है, बचपन बचाओ अभियान भी चला, लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। उसके बाद जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसकी बात चली, सार्क जितने भी देश हैं उनमें भी इसके ऊपर क्या है, कानून बनाए गए कि भाई बच्चों की तस्करी को रोका जाए और उनके लिए कोई कड़े नियम उठाए जाएं, ठीक है। तो बाल व्यापार के खिलाफ कानून बनाए जाने पर सहमति बनी, लेकिन इसके बाद भी कानून में कोई बदलाव नहीं आ रहा। उसके बाद भी हम ये देखने को मिलता है कि अब भी वही माहौल चला हुआ है, पहले से थोड़ा कम है लेकिन फिर भी वही चला हुआ है। लेकिन इन सारी कवायद के बाद भी अमानवीयता पर रोक लगेगी, और ये बड़ा प्रश्न, यानी कि ये सारे स्टेप उठाने के बाद, कड़े कानून बनाने के बाद क्या ये खत्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी क्या है, क्वेश्चन बना हुआ है। तो आज विश्व में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज अपना कारोबार फैला रही हैं। तो जिस भारत में मल्टीनेशनल कंपनीज के विरुद्ध, यानी कि ये बोला गया था कि स्वदेशी की आवाज बुलंद की थी, आज वह भारत भी मल्टीनेशनल कंपनीज को बुला रहा है कि भाई हमारे यहाँ पर एमएनसीज लगे, लोगों को रोजगार मिले। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, मशीनों का युग आ रहा है, उसके कारण क्या है, श्रम का शोषण हो रहा है, यानी कि सारी चीजें मशीनों से होने लगी है। तो यहाँ पर क्या है, जो श्रम है पूंजी वो कम होती जा रही है, उसके अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ बने हैं और दुनिया भर में कामगारों की स्थिति, स्वास्थ्य और होने वाले अत्याचार, अन्याय और कानून की स्थिति पर विचार कर रहे हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया में होने वाले चेंजेस का प्रभाव देर सवेर हर एक राष्ट्र के ऊपर पड़ता है, चाहे वह भारत है या कोई अदर कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बताया गया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और ग्लोबलाइजेशन का बाल्यावस्था की व्याख्या कीजिए। तो जो ये लास्ट वाला पैराग्राफ है, ये कहीं से भी हमारे चाइल्डहुड से नहीं जुड़ रहा, तो इस लास्ट वाले पैराग्राफ को आप काट सकते हो, जहाँ से बताया ना आज विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कारोबार बना रही है। नहीं, हमने तो किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, ये हमें लिखना है चाइल्डहुड के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, कि बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। समझ में आ गया? मैम समझ तो आ गया, लेकिन ये जो किताबों में बार बार लिखा रहता है ना कि गवर्नमेंट ये काम कर रही है आपके लिए या बच्चों के लिए, मैं इस चीज को ना तो मैं किताब में लिख पाती हूँ एग्जाम में, क्योंकि मेरे हाथ लिखना नहीं चाहते, और ना मैं इसको मानना चाहती हूँ। क्योंकि मैं रिसेंटली मतलब दुर्गा पूजा के आसपास मेरे खुद के एरिया में एक दिन में 4 बच्चे चोरी हो गए, और फिर उसके 5-6 दिन के बाद ही दुर्गा पूजा में ही हमारे घर के पार्क में से 3 बच्चे चोरी हो गए और एक को तो मार दिया गया। वो पर्सनल मैटर था या क्या था वो नहीं पता, बट एक तो मैंने मतलब खुद देखा और सुना भी। उसमें क्या था कि अच्छे घर का बच्चा था, मतलब वो गरीब भी नहीं था, वो अच्छे क्लास का बच्चा था वो, और वो बच्चा चोरी हो गया स्कूल से आते वक्त, ठीक है। उसके पेरेंट्स जो थे उन्होंने तुरंत अपने देवर को मतलब कॉल किया, दूर के देवर को, क्योंकि उसके जो चाचा थे बच्चे के वो कमिश्नर थे,
तो उस मतलब मुझे क्या लगता है